नहीं मैडम कई युद्ध महीनों तक चलते हैं, सालों तक चलते हैं, और अमेरिका इज अ रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री। ईरान को पूर्ण रूप से ध्वस्त करना ये 4 दिन का काम है, इतना अमेरिका के पास सैन्य शक्ति है। बट बिकॉज द रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री ओनली अटैक्स द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। कई बार आप देखते हैं कि ईरान तेहरान के रोड्स पे लोग जाके बोलते हैं कि अरे तेहरान तो बिल्कुल वैसे ही खुशहाल है। ये इसीलिए है क्योंकि अमेरिका हैज ओनली अटैक द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। मैं मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी से जवाब ले रही हूँ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर बाकी सबके भी रिएक्शन, सब आपकी इस बात पे कुछ कहना चाह रहे थे। मोहम्मद हुसैन जी। नैना जी, ये रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री कैसे कह सकते हो, और आप इसकी मुखालिफत क्यों नहीं कर रही हैं? जब 168 बच्चियों को एक स्कूल में जिसने मारा है, गांधी नाम के हॉस्पिटल को जिसने उड़ाया है, बच्चों के हॉस्पिटल्स और सबको मार रहे हैं, इसको ये रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री कह रही हैं और आप भी उसकी मुखालिफत नहीं कर रही हैं? कैसे आप ये कह सकते हैं, जो कि सब ने देखा है? और रही बात ये कि वो ये कह रहे हैं कि बहुत ताकतवर है, जब 25 एक बोल दीजिए आप क्या बोलना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबल कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है मकोड़े जी? सर आपकी रेजिम ने 25,000 लोगों को, आप ही के सिटीजन्स के, ईरान के सिटीजन्स को, फेक न्यूज सिर्फ वेस्टर्न मीडिया की, 168 बच्चियों के खून को पूरी दुनिया ने देखा है। और ये जो आप बात कह रहे हैं फेक न्यूज बेस है, झूठ बात कह रहे हैं आप। ये कैसे आपको शर्म नहीं आ रही है? 168 बच्चियों के बाद में आप रिस्पॉन्सिबल कहते हैं उनको? आप क्या है, आपके यहाँ पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट स्कूल्स और मदरसाज और हॉस्पिटल्स को यूज करते हैं या उनके पड़ोस में अपना एस्टेब्लिशमें लगाते हैं, तो कई बार मिनिस्ट्री ऑफ अमेरिका ने कबूल किया है कि उनसे गलती हुई है। वो अगर नैना जी, आप तो इसको जानती हैं, आप एक जिम्मेदार रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट हैं, आप इनको कहें कि किस तरह की अनऑथेंटिक बातें कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। अगर आपको ये लग रहा है कि ईरान की तरफ से अगर ऐसे कोई एक्ट हुए, तो आप में और अमेरिका में और ईरान में डिफरेंस क्या है? फिर आप जिन्हें टारगेट करते रहे, हुआ नहीं है। इवन इस्राइल ने एक फोटो नहीं बताया है कि किसी हॉस्पिटल को ईरान ने मारा है। अमेरिका का सामान्य जनता को बड़ा आहत होता है अगर इस तरह से सिविलियन डेथ होती है, तो इसीलिए अभी ट्रंप की बात कीजिए। ट्रंप ने अपोलोजाइज किया, ट्रंप ने अपोलोजाइज किया, हेक्सेट ने आके माफी मांगा। इतना बड़ा जुर्म करने के बाद अगर मगर के साथ आप बात करते हैं, आपकी रजीम ने 25,000 से ज्यादा लोगों को आप खत्म कर देते हैं 7 दिन के प्रोटेस्ट में। न्यूज के ऊपर मत बात कीजिए मकोड़े जी, फेक न्यूज के ऊपर बात मत कीजिए। आप अभी 168 का जवाब दीजिए। परमीत जी, यही सारे जो बड़े बड़े दावे या फेक दावे करने के बावजूद ये जब इस तरह की परिस्थितियां बनी, यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया आपसे कन्नी काट चुका है, नेटो आपसे कन्नी काट चुका है, आपके साथ यूके साथ में नहीं आना चाहता। ये अगर ये नैरेटिव्स इसी तरह से पेश किए जा रहे हैं, वही तो बात कह रहे हैं बार बार यहाँ पर हुसैन साहब, बार बार यही तो बात कह रहे हैं वो, कि क्या उन बच्चियों को जिन्हें टारगेट किया गया वो आप लोगों के अनकैलकुलेटेड पूरा ये अटैक था, या आप लोगों के मिसगाइडेड अटैक थे, या फिर टारगेट ही था आम जनता को दबाव बनाकर इस तरह से हमले, एक तरह से उनको निशाना बनाना? टारगेट स्कूल और हॉस्पिटल, ये कोलैटरल डैमेज गलती से हुआ होगा, तो उसके लिए अमेरिकन जनता को वाकई बड़ा उनको आघात हुआ है और आहत हुए हैं, आहत हुए हैं। लेकिन जिन्हें हमला किया वो है या नहीं है? आप ये अगर मगर करके ये आप लोगों की भावनाओं को और आहत कर दे रहे हैं। नहीं मैडम, ये क्लियर बात है कि रोग रजीम जो है, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज लेकर पूरी दुनिया को जो ब्लैकमेल करती है, वो ईरान करती है। मैडम, ये स्टेट ऑफ हार्मोज को वेपनाइज किसने किया? स्टेट ऑफ हार्मोज को पूरे दुनिया को ब्लैकमेल किसने किया? वो ईरान ने किया। और आज वहां के मैडम, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, और इजराइल को पूरी दुनिया को नक्शे से मिटा देंगे। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पिछले 47 साल से ईरान में रेवोल्यूशन आने के बाद से, ईरान के ऊपर जालिमाना सैंक्शंस लगने के बावजूद, ईरान को अलग अलग जंगों में ढकेलने के बावजूद ईरान ने कभी बंद नहीं किया था। क्यों बंद हुआ? क्योंकि अमेरिका और इस्राइल ने हमला किया है। ईरान ने अब यह डिसाइड किया है कि पिछले 47 साल से हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया, तुमने हम पर पाबंदी भी लगाया। ये बंद होने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का नाजायज हमला है। अमेरिका को इसका जवाब देना चाहिए। और आज ये जो ब्लॉकेट करने के लिए आए हैं, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए।
आज ये अमेरिका जरूर। ब्लॉकेट करने के लिए आया है, और ब्लॉकेट करने के बाद अमेरिका ये कहता है कि उन लोगों के ऊपर चालान लगाएगा जिन्होंने पैसा भरा है, और उनकी फीस को उनके ऊपर जुर्माना लगाएगा। अब आप बताइए, फ्रांस का जो नेवल यहां से निकला है, फ्रांस का जो वेसल निकला है, ये तो अमेरिका के अलायंस में से है, हो सकता है उसने पैसा भरा होगा, तो क्या उसके ऊपर पाबंदी लगाएगा? ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो फ्रांस के ऊपर पाबंदी लगाए ना लगाए। अगर वो इंडिया के ऊपर पाबंदी लगाने की बात कर रहा है, चाइना के ऊपर पाबंदी लगाने की बात कर रहा है, ये ईरान ने उन लोगों को इजाजत दिया है वहां से निकलने के लिए, तो अमेरिका होता कौन है कि इंडिया के ऊपर पाबंदी लगाने की बात करे या चाइना के ऊपर? हिम्मत है तो चाइना और रशिया के ऊपर पाबंदी लगाएगा। यकीनन वो ये नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ ये फेस सेविंग के लिए कदम उठाने की कोशिश है, और इस कदम में भी ये किसी तरह से कामयाब नहीं होने वाले हैं। अमेरिका ने, मैडम, ये वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका जो दिखा रहा है वो एक तरह से चाइना और रशिया को अपनी ताकत दिखा रहा है, और अरे उसने पर अपनी चाइना और ताकत सही रशिया मायने को में दिखा ताकत भी दी दिखाना, है। शर्देंदु जी, चाइना और रशिया को ताकत दिखाने के लिए क्या ये कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया जाएगा? कभी वेनेजुएला, कभी ईरान, ये क्या कॉन्सेप्ट है डोनाल्ड ट्रंप का? वो तो कहते थे नो मोर फॉरएवर वॉर्स, ये नारा दिया गया था, और पूरी दुनिया को वॉर में ढकेल दिया। America first, जी, America's शर्देंदु जी। interest first, and it is a fight of dominance between China and America. So China and its allies on one side, America and its allies on other side. China बड़े छद्म रूप से साम दाम दंड भेद से अमेरिका के डोमिनेंस को कमजोर कर रहा था, वो अमेरिका को कभी स्वीकार नहीं होगा। इसलिए जो देश अमेरिका के साथ में गया है, बिल्कुल समझ गए, लेकिन आप आंकड़ों पे जरा फैक्ट पे भी बात कीजिए ना, फैक्ट इधर उधर से नहीं होते। तो फैक्ट पे बता रहा हूं मैडम। पहले मैं शर्देंदु जी, पाशा जी और माथुर जी से भी आपने कई बातें बोली, उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। शर्देंदु जी, ये तो नो वॉर फॉरएवर की बात थी जी। देखिए, 1 to 1 जब बात करते हैं तो कई ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। देखिए, जब आप किसी के समर्थक होके चीजों को एनालाइज करेंगे तो आप एनालिसिस सही नहीं कर सकते। देखिए, पहला हमला अमेरिका नहीं किया था, ईरान नहीं किया था। ईरान देखिए ओमान के साथ जेनेवा में जो बात हो रही थी बड़े एडवांस स्टेज की आ गई थी। क्या जरूरत थी 28 फरवरी को हमले करने की? और देखिए, जो भी युद्ध में हुआ उसके बाद जिस तरीके से युद्ध ने टर्न लिया है, पूरा विश्व की जो कंट्रीज हैं वो सारे के सारे अमेरिका का साथ छोड़ के ईरान या न्यूट्रल स्थिति में आते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर है, और अमेरिका वही युद्ध में कूदता है जहां पे उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक सुप्रीमेसी हो। वो रशिया के साथ युद्ध में नहीं इंडल्ज होना चाहता, वो चाइना के साथ नहीं इंडल्ज होना चाहता, इवन नॉर्थ कोरिया के साथ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में एक अलग किस्म का शासक है, वो आपको अच्छा सबक सिखा सकता है। तो आपने ईरान को कमजोर समझा, यही आपकी गलती हुई, और आपने स्ट्राइक और आप बुरी तरीके से फंस गए, क्योंकि ईरान ने अपने छोटे छोटे टुकड़ियों में जिस तरीके से IRGC और ईरानियन आर्मी को संगठित किया, और 28 फरवरी के 4-5 दिन के बाद जिस तरीके से युद्ध में वापसी की, अमेरिका उसको नहीं पर। अब उसने सबसे बड़ी गलती की जो ब्लॉकेट लगा के आप एक देश को पनिश करने के चक्कर में बाकी 193 देशों के क्यों खटिया खड़ी कर रहे हैं, क्यों उनको पनिश कर रहे हैं? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का हाल देखिए, साउथ एशियन कंट्री का हाल देखिए, यूरोप का देखिए। यूरोप को ना तो रशिया से ऑयल और एनर्जी मिल रहा है, ना मिडिल ईस्ट से मिल रहा है, तो यूरोप कहां जाएगा? सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अमेरिका अपने इंटरेस्ट को पूरे विश्व पे नहीं थोप सकता है, उसको समझना पड़ेगा, उसको अपनी ग्लोबल जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। अगर चाइना आपका नंबर 1 दुश्मन है तो आपको चाइना को हैंडल करने के अलग तरीके, ना कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक करके, ईरान के चाइना को हैंडल करने का यही तरीका है। और जो आपने ब्लॉकेट लगाया हुआ है, ब्लॉकेट से आप क्या अचीव करना जवाब देना है तो आप दूसरे देशों की आप गर्दन पकड़ेंगे क्या? कभी वेनेजुएला पर आप दुनिया की तमाम जो अलग अलग अर्थव्यवस्था है या फिर उनकी जो खासियत है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप? और जो ब्लॉकेट लगा है, कल को ब्लॉकेट के साथ अगर तमाम फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर स्ट्राइक आपको एस्कॉर्ट करते हैं आपके कॉमर्शियल शिप्स को, तो क्या आप उनके ऊपर हमला करेंगे? अगर हमला करेंगे तो उसका क्या लेवल होगा, किस तरीके से अदर कंट्री रिएक्ट करेंगे? तो ये सारी चीजों को अच्छे से वॉर गेमिंग करके कोई एक्शन लेना चाहिए। होता क्या है कि नी जर्क रिएक्शन, इमीडिएटली आपको कुछ शो करना, अपना अस्तित्व दिखाना, और फिर आप उससे बैकआउट कर जाएंगे, फिर कहेंगे हमने युद्ध जीत लिया, हमने ब्लॉकेट सक्सेसफुल कर लिया, हमने ईरान को तबाह कर दिया, और ग्राउंड पे सिफर, जीरो। तो अमेरिका की आज की डेट में स्थिति ये हो रखी है कि बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े मीडिया ब्रीफिंग, बड़े बड़े क्लेम, और ग्राउंड पे उसका जी जी, तो इस तरीके की चीजों से अमेरिका जैसे देश को बचना चाहिए। जी जी, बात पहले यहाँ पे परमीत जी कुछ कह रहे थे। परमीत जी, क्या दुनिया की जितनी संसाधन है उस पे एक तरफा क्या सिर्फ अमेरिका का हक है क्या?
ये दादागिरी नहीं है तो और बिल्कुल क्या नहीं है? मैडम, अमेरिका दोस्तों का दोस्त है, दुश्मनों का दुश्मन अरे है। तो ये अगर कैसे हमारे तय दोस्त को, करेंगे? हमारे स्ट्रेटेजिक अलाय को, अगर आप इजराइल को ये कहे कि मैं दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा, और आप अगर अरे तो दुनिया के हिजबुल्लाह, दूसरे हमास भी और तो देश हैं, यहूदी, उनके भी दोस्त और उनके भी अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हाँ, अब तो क्यों वो ईरान इजराइल पे प्रेशर इजराइल के डाले साथ ना, वो में ईरान पे इजराइल के प्रेशर साथ में डाले कि ईरान का हिजबुल्लाह, कॉन्फ्लिक्ट था, आखिर किसने मैडम अधिकार दिया हिजबुल्लाह था? और हमास, आप वेनेजुएला के हिजबुल्लाह, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उठाकर ले आते हैं, उनके परिवार को उठाकर ले आते हैं, किसने अधिकार दिया था? सप्लाईज, अगर ड्रग्स का सप्लाई अमेरिका में हो रहा है तो उनको वो, उनके ऊपर जो एक्शन हुई वो बराबर एक्शन हुई है। और अगर यहाँ पर भी कुछ कह रहे थे, पाशा सर, हिजबुल्लाह, परमीत जी कह रहे मैडम थे, एक करके रिएक्शन ले हिजबुल्लाह और हमास, मैडम हिजबुल्लाह और हमास को आप फंडिंग करके, प्रॉक्सी वॉर करके हमारे मित्रों के ऊपर मिसाइल के रोज अटैक करेंगे तो अमेरिका का ये युद्ध तो जायज है। पाकिस्तान को आप अगर किस मुंह से सपोर्ट करते हैं? आप पाकिस्तान को आपने किस मुंह से सपोर्ट किया है? पाकिस्तान इज जस्ट अ टैक्टिकल अरेंजमेंट। पाकिस्तान के साथ अगर आपने इजराइल को कैसे पाकिस्तान आपने ईरान क्लीन के चिट साथ दे 900 दी? किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है परमीत मैडम। जी, ये तो सिलेक्टिव अप्रोच है। वेल प्लीज मुझे दूसरों से भी रिएक्शन लेने दीजिए। जी पाशा जी, फिर मैं माथुर सर का रुख कर रही हूँ। जी पाशा सर। जी नैना जी, हरिओम सर जी, मेरी तरफ से ये एक विनती है, आप एंकर हैं, आपकी इजाजत के बगैर कोई नहीं बोलेगा। आप अगर इजाजत देंगे तभी बोलेंगे। ये बीच में बोल के ट्रम्प की तरह दादागिरी यहाँ स्क्रीन पे भी चलाएंगे तो क्या दूसरे यहाँ चुपचाप बैठे रहेंगे? जब आपका मौका आएगा तभी बोलना चाहिए, बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है, ये डिक्टेटरशिप है ट्रम्प की तरह। आप बीच में बोल के दूसरों के साइलेंस करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और जो भी वो कुछ रहे, पॉइंट बाय पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने कोलैटरल डैमेज का बहाना बोल के ये स्कूल के ऊपर जो हमला हुआ, सिर्फ एक ही स्कूल नहीं है, उसमें 24 स्कूल हैं और जिसमें बच्चे मारे गए हैं, और 250 हॉस्पिटल्स हैं जिनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, और कई यूनिवर्सिटीज को उन्होंने, कॉलेजेस को बर्बाद किया है। एक तो ये है। दूसरा जो है, सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे बोल के ये अमेरिका ने धमकी दी। क्या ये कम धमकी है? क्या न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की किसकी इजाजत के बगैर ये कर रहे हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि हम तहस नहस कर देंगे पावर प्लांट्स को वगैरह वगैरह बोल के। तो लगातार 40-45 साल से अमेरिका धमकी दे रहा है और वहाँ रेजिम चेंज का एजेंडा निकाल रहा है, और ये सिलसिला चला आ रहा है लिबिया से, सीरिया से, और लेबनान से, और इराक से, और अफगानिस्तान से। अभी भी अमेरिका सबक नहीं सीखा है। और ये लेकिन पाशा जी, एक और बात ये बताइएगा, यहाँ पे परमीत जी ने कहा कि चाइना को जवाब देने का ये तरीका है। क्या ये चाइना को जवाब देने वाला तरीका था, या फिर अपनी बादशाहत या फिर तेल पर कब्जा करने का एक तरीका था? देखिए, अगर भारत को पाकिस्तान को जवाब देना है तो क्या हम दूसरे देश के ऊपर हमला कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आपस में अमेरिका और चीन को निपटना होगा। दूसरों को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? दूसरों का तेल क्यों हड़पना चाहते हैं? और दूसरे मुल्क के बच्चों को क्यों मारना चाहते हैं? ये बिल्कुल गलत है। आप सीरियल नंबर से जो ऑर्डर में पहले बुलाए थे उसी तरह से बुलाइए, बीच में किसी को बोलने मत दीजिए, वरना ये प्रोग्राम आपका कोई नहीं देखेगा। ऐसा मनमानी करके दादागिरी करेंगे तो। बोलिए सर, बोलिए। मैं एक एक करके जा रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी ठीक है, लेकिन जिस तरह से तमाम फेस सेविंग की बात की जा रही है, मैं यहाँ पर अनुज माथुर सर और फिर हुसैन जी का भी रुक कर रही हूँ। लेकिन अनुज माथुर जी, एक बात जो बार बार कही जा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप का कुछ देर पहले पोस्ट आया, उन्होंने कहा वही हाल होगा जो कि ड्रग कार्टेल्स का हुआ, ड्रग तस्करों का हुआ, यानी कि वेनेजुएला जैसी धमकी दे रहे हैं। क्या पहले तो आयतुल्लाह अली खामनेई को एक तरह से उनकी हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया, अब क्या वहां पर भी इसी तरह से जबरदस्ती बूट ऑन ग्राउंड या फिर हड़पने की कोशिश होगी? अब ये देखिए ना, जो वेनेजुएला में किया था वो तो उन्होंने 28 तारीख को ही हासिल कर लिया था। उन्होंने पूरी हायरार्की ईरान की खत्म कर दी, आयतुल्लाह खामनेई से लेकर के और नीचे तक उनके आर्मी चीफ, नेवल चीफ सब खत्म कर दिए। देखिए, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है ईरान को। पहली बात, मैं अब आपको मैं कुछ भी कहने से पहले एक बात बताऊंगा, 2 wrongs don't make a right। दोनों गलत हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जो दशकों का, 47 वर्षों का इतिहास उठा लें आप ईरान का, ये ईरान वही देश है जिसने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी 1950 में, शाह के आने से पहले। शाह आए हैं 53 में,
1950 में ईरान ने मान्यता दी है इजराइल को, और अब वही ईरान कहता है, क्योंकि 1979 में सो कॉल्ड इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और वो इस्लाम ये ईरान कहने लग गया कि यहूदियों को और इजराइल को विश्व में रहने का हक नहीं है। ये किसको कौन जस्टिफाई करेगा? और ये जो अभी हो रहा है उसको बैकग्राउंड वही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।